हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। है आपका इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट स्टडीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जानेंगे। और ये एनवायरनमेंट स्टडीज का अपना पहला मॉडल पेपर है, जिसका पार्ट नंबर क्या है, फर्स्ट है। पहले मॉडल पेपर का पार्ट नंबर फर्स्ट है और ये है उन सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके पेपर में एनवायरनमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन आता है। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जिसके भी इन्वायरमेंट स्टडीज आता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और इसमें बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने छांट कर लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताइए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले स्टूडेंटों के भी लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित या इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए। इसमें हम क्या देखेंगे, ये मॉडल पेपर फर्स्ट है अपना, और ये पहला मॉडल पेपर का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, एक मॉडल पेपर में हम 100 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर और मैंने पहले ही 3 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो MGSU के एक तो MGSU को जो MGSU यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था, नॉन कॉलेज वाले के पेपर यहाँ मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया वो डाला हुआ है। और एक है वो जो रेगुलर वाले BA फर्स्ट सेमेस्टर के उनका पेपर डाला है। 2 तो पेपर है MGSU के वो डाले हुए इसी साल के 2026 के पेपर है, तो उनको आप ध्यानपूर्वक देकर जाना। और MGSU की जो अब 10 तारीख का पेपर है वो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनके लिए वो 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक वीडियो है मैंने थ्योरी प्लस MCQ, यानी पहले थ्योरी पढ़ाई है प्रश्नों के साथ थ्योरी भी कवर करवाई है। तो वो वीडियो भी, इन तीनों वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है, वॉच करके चले जाए। ठीक है, तो मैं अपना प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ। क्या आई? तो चलो दोस्तों, अपना फर्स्ट है वो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो अपना पहला ऑप्शन है A 21, 78%, 0.3%। तो उत्तर हो जाएगा 78%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा यानी N2 कितनी होती है, 78%। ठीक है, और ये पूछ ली जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो भी कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वो कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते नहीं है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, ग्रहण करते हैं। CO2 क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। छोड़ते कौन से, ऑक्सीजन, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन की प्रेरणता, यानी चिपको आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, इनके प्रेरणता कौन थे, तो कौन था, आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कौन से राज्य में हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किससे ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है, यानी ओजोन परत है वो किससे मापते हैं। तो ओजोन परत मापने की इकाई है दोस्तों डोप्सन। ओजोन परत डोप्सन यूनिट से क्या मापते हैं, ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 है। अगर आपको पूछ ले ओजोन है हमारी किस प्रकार से रक्षा करता है, तो अब आपको बता देना है UV किरणों से हमारी क्या है, पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी क्या है, रक्षा करता है ओजोन परत। ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो IUCN रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। और रेड डाटा बुक में क्या होता है, तो रेड डाटा बुक में दोस्तों है वो विलुप्त प्राय जो जातियाँ होती है, विलुप्त प्राय जो पशु पक्षी जो भी होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी डाटा है वो इस रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। अगला प्रश्न है अपना ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, डेसिबल हो जाएगी। ठीक है, ये हर्ट्ज, जूल, न्यूटन ये सब नहीं होगा, डेसिबल अपनी ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सी है ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस CO कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2 हो गई, CH4 यानी मीथेन होगी, HFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें होती है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व जल दिवस है वो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों तीन तीन डेटें हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों डेटें इसमें आएगी। और मैं लास्ट में आपको इम्पोर्ट बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से कि भी इसको किस प्रकार से याद करना है। तो वो है इंपॉर्टेंट डेट्स है पिछले MGSU का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ BA वालों में, इनमें भी 2-3 डेटें हैं पूछी, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट डेट है 5 है उसको इसमें वो रखा है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है। इन्वायरमेंट किन दो शब्दों से बना है, इन्वायरमेंट है किन दो शब्दों से बना है, तो इन्वायरमेंट है वो यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण है वो, पर्यावरण का मतलब प्री प्लस आवरण, किन से बना है, प्री प्लस आवरण, प्री का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब वातावरण, चारों ओर के वातावरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, और ये प्री प्लस आवरण से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा दोस्तों में सीधा होता है। किस प्रकार का होता है, सीधा होता है। ठीक है, ये तो है। अगला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होता है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पहला है कि ऊर्जा पिरामिड है वो कैसा होता है, तो होता तो कैसा है, सीधा होता है। और अगर पूछ लीजिए ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो प्रवाह एक दिशा होता है, ना कि बहुदिशीय चक्रीय इस प्रकार का नहीं है, सिर्फ एक ही दिशा होता है। और ऊर्जा प्रवाह का कौन सा नियम है, तो 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम है, यानी एक स्टेप से अगले स्टेप में सिर्फ 10% ही ऊर्जा है वो जाती है। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, ये एक दिशा वाला पिछले एग्जाम में प्रश्न आया, इस बार भी आ सकता है, दोबारा भी ये नहीं आएगा तो ये आ सकता है। तो ये ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इस बार आ सकता है दोनों में से एक। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है तो SO2 और NO2 है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। SO2 क्यों, क्योंकि दोस्तों SO2 जब SO2 के कारण वायु प्रदूषण होता है, तो ये SO2 जल के साथ है वो H2SO4 बना लेती है, यानी H2SO4 क्या अम्ल बना लेती है। ये SO2 क्रिया जल के साथ क्रिया करके, तो ये क्या अम्ल बन जाता है H2SO4। इसी प्रकार है वो NO2 है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, HNO3। इस प्रकार है ये अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण, ये मतलब खतरनाक गैसें होती है SO2 और NO2। अगला टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की भारत में दोस्तों शुरुआत है 1973 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक है वो बाघ पाई जाती है, यानी टाइगर सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश में होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है। तो अब मैं बता दूं दोस्तों, हमारे पास है 3 डेटें हैं ये, एक तो 22 मार्च, 22 मार्च, एक है ये 22 अप्रैल, ठीक है, और एक क्या है ये 22 मई। ठीक है। तो 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को क्या है, जल। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, जीवन में सबसे पहले हमें तो आवश्यकता होती है जल की। तो 22 मार्च को क्या हो जाएगा, मार्च को क्या हो जाएगा, 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है। उसके बाद जल कहाँ होता है, पृथ्वी पर, तो 22 मई को क्या हो जाएगा, पृथ्वी दिवस, सॉरी मई क्या, अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। तो जल कहाँ रहता है, पृथ्वी पर, तो वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और 22 मई को क्या हो जाएगा, जैव विविधता दिवस। 22 मई को अंत में लिख लेना है, जैव विविधता बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा तो वो है लास्ट आता है 22 मई। तो इस प्रकार से तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना है। बायोडीजल बनाने में कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है, तो बायोडीजल बनाने में वो रतन जोत का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रतन जोत का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है सर्वप्रथम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम, तो है AG टेस्ले ने। AG टेस्ले, अपना राइट आंसर ये हो जाएगा AG टेस्ले। ठीक है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी भारत का सबसे पुराना पूछ लिया या फिर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया तो वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। अगला पीडोलॉजी नहीं, ये पेडोलॉजी है दोस्तों। क्या है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी है ये। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में हो, किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया, मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो पेडोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है, पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो अजैविक होता है और एक क्या होता है, अजैविक, और एक है जैविक। ठीक है। तो अजैविक घटक वो होते हैं जिस जो है ना वो, जैसे पहाड़, मिट्टी,
प्रकाश, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। जबकि जैविक घटक है कवक, बैक्टीरिया, पौधे, मनुष्य, ये सब क्या है, एनिमल्स, ये सब क्या है, जैविक घटक है। तो इसमें से अपने अजैविक घटक कौन सा हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये कवक, बैक्टीरिया, पौधे, ये क्या है, जैविक घटक है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और भारत में मरुस्थल का नाम क्या है, तो वो है थार का मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों। आगे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, मुख्य रूप से वो गैस CO2 गैस है उत्तरदायी होती है। ठीक है। पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें से होने वाला कैंसर कौन सा है, तो त्वचा कैंसर। यूवी किरणें होते हैं जो पराबैंगनी किरणें होती है जो सूर्य से पृथ्वी तक आती है, उनसे जो कैंसर होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, त्वचा। कौन सी कैंसर होती है, त्वचा कैंसर होती है। उनकी सुरक्षा कौन करती है यूवी किरणों से, तो कौन करती है, ओजोन परत करती है। ठीक है। यूवी किरणों से सुरक्षा यानी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा ओजोन परत करती है। ठीक है। अगला है ताजमहल को किसके कारण खतरा है। ताजमहल को खतरा है SO2 के कारण है। रीजन बताऊं दोस्तों, इसमें वैसे दोस्तों है इसमें प्रश्न के हिसाब से अपने को आंसर चूज करना होता है। इसमें इतनी गैसें दे रखी है तो इस SO2 का मतलब क्या है, मैंने पहले अभी आप पढ़ कर आया कि SO2 से वो कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। SO2 से अम्लीय वर्षा होती है। तो वो अम्लीय वर्षा है वो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया, तो वो अम्लीय वर्षा से वो संगमरमर का रंग है वो क्या है, धूसर हो जाता है, यानी कि वो स्लेटी टाइप का रंग हो जाता है। तो इसलिए SO2 से ताजमहल को खतरा है। ठीक है। भोपाल गैस दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भारत में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी ये। तो उसमें से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। अधिनियम कब बनाया जाता है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया था, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया था। ठीक है दोस्तों, 1980 में। केंचुए को किसका मित्र कहा जाता है दोस्तों, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों केंचुए है वो खाद बहुत ही शानदार बनाता है। केंचुए है वो क्या बनाता है, खाद है वो बहुत ही शानदार बनाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोकने का बहुत ही शानदार उपाय है, वो है क्या है, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ तो मृदा अपरदन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ठीक है। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक नवीनीकरणीय और एक अनवीनीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत। तो ये दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जबकि सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, इनसे संबंधित है 1 या 2 प्रश्न पक्का आते हैं। तो मैं जो थ्योरी प्लस MCQ वाला वीडियो है डाला है इस चैनल पर, उसमें है नवीनीकरण, ये ऊर्जा के दोनों या चारों रूप मैंने बताया है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के पूरा डिटेल से बताया, ओजोन परत से संबंधित पूरा डिटेल से बताया। और भी इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने उसमें कवर किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो का आप वॉच है जरूर कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ है। ठीक है। अगला है अपना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2005 में क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। जबकि अगर पूछ लिया जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल बना कब था, तो बना तो था 1997 में। बना कब था, 1997। जबकि वो लागू कब हुआ या फिर प्रभावी कब हुआ, तो 2005 में। ये पूछ लिया जाए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है ना, जो CO2 CFC है, उनके उत्सर्जन को रोकना है, यानी उनके उत्सर्जन को कम करना है, उनसे संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल बना था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित बना था। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने इसमें 5 से 6 डेट बता दिए। एक तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक ओजोन दिवस, एक है वो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, एक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। अगर ये सीधा पूछ लिया जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान की कहाँ है, तो गुजरात में। ऐसा पूछ लिया जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। किस गैस के वर्षा
के पानी में घुलने से अधिक अम्लीय हो जाती है, यानी कौन सी गैस है जिसके कारण है वो वर्षा में पानी में घुलने से वर्षा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो मैंने ये प्रश्न 3 से 4 बार आज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का हिंदी में नाम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली शांत घाटी है वो केरल में स्थित है। ठीक है। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण CO2 में अधिक वृद्धि होना, यानी गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है तो गर्मी बहुत अधिक किसके कारण होती है, तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी वृद्धि होगी इससे अधिक ही इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। मैंने ग्लोबल वार्मिंग और ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है CO2 ये है, तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जाएगा ग्लोबल वार्मिंग भी उसी प्रकार बढ़ती जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इनसे संबंधित है। मैंने एक वीडियो जो मैं बता रहा हूँ था, एक वीडियो अलग है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट और पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ MCQ देख रहा हूँ। ठीक है। आगे, निम्न में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायो में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिकी तंत्र या फिर हमें पृथ्वी पर है वो ऊर्जा है वो सूर्य से ही सबसे अधिक मिलती है, और एकमात्र क्या है, मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन से है, तो वो कौन सा है, काजीरंगा अभयारण्य। ये सब पूछ लिया जाए कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा है दोस्तों असम में। अगर ऐसा पूछ लिया जाए काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, असम में स्थित है। ठीक है। आगे, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, तो अपघटक ह्यूमस निर्माण में सहायक है। मैंने पिछले वीडियो में जो खाद्य श्रृंखला से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे वो भी उसमें मैंने कवर किया है, जैसे अपघटक है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, वो सब उसमें मैंने बताया। ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के पास है, वायुमंडल का पृथ्वी तल के पास कौन सा है, क्षोभ मंडल है वायुमंडल में पृथ्वी तल का पास है। एक दोस्तों इस परत से संबंधित है और क्वेश्चन आता है कि ओजोन है, ओजोन परत है वो कौन से वो ओजोन परत कौन से वायुमंडलीय परत में है, तो वो कौन से है, समताप मंडल में है। ठीक है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित होते हैं, वो मैंने पहले बता दिया है, विलुप्त के करीब जीव यानी विलुप्त जो जीव होते हैं उसको रेड डाटा बुक में क्या कहाँ लिखा जाता है दोस्त। ठीक है। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों से मिलकर बना है, दोस्तों वायुमंडल में गैसों का वितरण किस प्रकार से वो मैं बता दूं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, 99% गैसों से मिलकर वातावरण बनता है। तो पहले मैं बता दूं CO2, सॉरी ये जो कितनी होती है, कौन सी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 कितनी होती है, 78% होती है, मैंने पहले प्रश्न में बता दिया। अब बता रहा हूँ ऑक्सीजन कितनी होती है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है, दोनों मिलकर कितने हो जाएगा, 99% होगा। ठीक। अब 1% में आर्गन है, CO2 है, और भी बहुत सारी गैसें हैं वो मिलकर बनी थी। अब बहुत कई एग्जाम में पूछा जाता है CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। CO2 कितनी होती है, 0.03% होती है CO2 की मात्रा। NO2 NO2 क्या है, N2 नाइट्रोजन गैस 78, ऑक्सीजन गैस 21% और CO2 0.03% होती है। ये पिछले एग्जाम में यानी BA का जो कौन सा हुआ था मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, या तो वो प्राइवेट हुआ था या फिर वो रेगुलर वालों का, इसमें दोनों में से ये CO2 वाला पूछ लिया, तब की बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, यानी पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाना होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान, ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या फिर घटता है, तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान है दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस के कारण बढ़ता है। ठीक है। अगर चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो चुन चुन कर चरना, यानी जो पशु चरते हैं ना, बकरियां भेड़े, वो चुन चुन कर वह वनस्पति को खाते हैं, तो इस प्रकार से चुन चुन कर चरना बदलना होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R है, वो उसका अर्थ क्या है, जो अब तो दोस्तों 3R की जगह 5R हो गया, पर अपने अपने अभी तक एग्जाम में 3R ही पूछा जाता है। 3R का अर्थ होता है रीड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, यानी हिंदी में कम उपयोग, पुनः पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, इनका 3R का फुल फॉर्म ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों।
तो इस वीडियो में मैंने वो 50% कवर किए है, ठीक है। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा 50 इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें कवर होगा। तो आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए। और ये जो बीकॉम और बीएससी वालों को एमजीएससी का पेपर होगा, उनकी आपको पेपर होते ही तुरंत आंसर किया इस वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने पहले ही बता दिया, चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, आपके 50 में से कितने परसेंट सही हो रहा है ये भी आप कमेंट में बताइए, कितने परसेंट हमारे सही हो रहा है और कैसा लगा ये भी कमेंट करिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।